हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में बात की थी अबाउट प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, प्रोटीन से पहले हमने पॉलीसेकेराइड्स के बारे में बात की थी, सेल्यूलोज और स्टार्च। ठीक है, उसके बारे में हमने बात की थी और हमने स्टार्ट कर दिया था आपका नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ प्रोटीन्स, और उसका हमने क्लासिफिकेशन भी किया था। प्रोटीन्स जो होते हैं आपके बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल, 3 टाइप के होते हैं, ये हमने देख लिया था। ठीक है, इसके अलावा भी एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, सेमी एसेंशियल, वो हमने देखे थे। ठीक है, और इसी से रिलेटेड हम आगे बात करते हैं एमिनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो देखिए एमिनो एसिड्स के बारे में अगर हम बात करें तो NH2, वहीं से आगे आप लिखना स्टार्ट करना, NH2, CH2, CHR, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसमें आपके पास एमिनो एसिड में एक तो एसिडिक ग्रुप होता है और एक क्या होता है आपके पास, बेसिक ग्रुप होता है, जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देखिए एसिडिक ग्रुप के लिए अगर हम बात करें इसके लिए, तो अगर नॉर्मल C डबल बॉन्ड OH रहता है तो उसके लिए Ka की वैल्यू आती है अराउंड 10⁻⁻5 के आसपास। ठीक है, सिंपल अगर बेसिक ग्रुप रहता है तो उसके लिए Kb की वैल्यू आती है अराउंड 10⁻⁻5 के आसपास। ठीक है, लेकिन जब हम इसके बारे में देखते हैं, एमिनो एसिड्स का अगर हम Ka निकालते हैं, ठीक है, तो वो आता है, उसकी वैल्यू लगभग 10⁻⁻8, 10⁻⁹ के आसपास आती है, मतलब बहुत कम आती है। ठीक है, तो ऐसा होता क्यों? होता इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपका एक तो एसिडिक ग्रुप होता है और एक क्या प्रेजेंट होता है, बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपस में क्या कर लेते हैं, प्रोटॉन का एक्सचेंज कर लेते हैं। ये बन जाता है आपके पास NH3 प्लस CHR और C डबल बॉन्ड O माइनस। तो अब आपके NH3 जो है ये एसिड की फॉर्म में वर्क करता है और इसके लिए Ka की वैल्यू क्या होती है, अराउंड 10⁻⁹ के आसपास होती है, जो कि कम होती है। और ये किसकी तरह वर्क करता है, आपके बेस की तरह वर्क करता है। तो इसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन, या फिर इसे डाइपोलर आयन भी बोल सकते हैं, डाइपोलर आयन आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, DI शॉर्ट फॉर्म में। क्लियर? तो आपका एमिनो एसिड्स ज्विटर आयन की फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी होती है जो जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में अगर हम बात करें तो मान लो हमने एमिनो एसिड का क्या लिया, एक्वस सॉल्यूशन लिया। ठीक है, और हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। ठीक है, पॉजिटिव ये होगा आपका एनोड, नेगेटिव टर्मिनल दैट इज कैथोड। ठीक है, और आपने यहाँ क्या भर दिया, एक्वस सॉल्यूशन भर दिया। उसमें आपके पास केटायन और एनायन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, केटायन C+ और एनायंस आपके क्या होंगे, A-। इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो जो केटायंस है वो किसकी तरफ मूव करेंगे, यहाँ पे हम एक्वस सॉल्यूशन फिल करेंगे आपका एमिनो एसिड्स का, उसकी कुछ ना कुछ क्या है, पीएच रहेगी। ठीक है, सॉल्यूशन की कुछ पीएच रहेगी। अब जो सॉल्यूशन की पीएच है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं बाहर से एक्सटर्नली, एसिड मिला के या फिर बेस मिला के या फिर सोल्ट मिला के, कैसे भी करके हम उसकी पीएच को, इस सॉल्यूशन के पीएच को हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, हमें जितनी चाहिए उतनी रख सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई होता है तो ये जो कैथोड है, ये आपका केटायंस है, ये किसकी तरफ मूव करेंगे, आपके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, कैथोड की तरफ। और जो आपके एनायंस होंगे वो किसकी तरफ मूव करेंगे, आपके पॉजिटिव टर्मिनल दैट इज एनोड की तरफ। ठीक है,
मतलब माइग्रेशन होगा केटाइंस का किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, और एनायन का किस तरफ मूवमेंट होगा, एनोड की तरफ होगा। ठीक है, तो इसी चीज को, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, माइग्रेशन ऑफ केटाइंस टूवर्ड्स कैथोड and migration of anions towards anode on applying external potential difference in the aqueous solution। ठीक है, इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो इसी चीज को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोला जाता है। ठीक है, अब हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं किसका, एमिनो एसिड्स का। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम उसको फिर से स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के बारे में। अगर हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं आपके एमिनो एसिड्स का, हमने लिया मान लो आपका NH2 CHR C डबल मुंडो OH। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया। तो एक्वस सॉल्यूशन में फर्स्ट हम मान लेते हैं एट लो पीएच, एट लो पीएच। अगर पीएच कम है इसका मतलब आपका सॉल्यूशन कैसा है, नेचर में एसिडिक होगा, एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी इज वेरी हाई, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी मतलब एसिडिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देखिए जब सॉल्यूशन एसिडिक होगा तब ये भी आपका क्या है, प्रोटोनेट रहेगा, और ये भी आपका क्या रहेगा, प्रोटोनेट रहेगा। तो मतलब आपका इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा NH3 प्लस CHR C डबल बॉन्ड O OH। ये भी प्रोटोनेट रहेगा, मतलब यहाँ पे भी हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ पर भी क्या रहेगा, आपका हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपने एसिडिक सॉल्यूशन लिया है, हाई पीएच है। ठीक है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, और जैसे जैसे ये आपका डीप्रोटोनेट होगा, जैसे जैसे हम पीएच बढ़ाते जाएंगे डीप्रोटोनेट होगा, और डीप्रोटोनेट होगा तो H प्लस निकलेगा कहाँ से, या तो यहाँ से निकलेगा या फिर यहाँ से निकलेगा। अब जो स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ से निकलेगा, तो एसिड यहाँ से पहले H प्लस निकलेगा क्योंकि ये क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो NH3 प्लस CHR C डबल बॉन्ड O माइनस, ये आपका H प्लस। ठीक है, और साथ में इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा, दैट इज Ka1। इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है आपका, Ka1 है। ठीक है, ये आपका क्या है, केटायन है। ठीक है, यहाँ केटायन और एनायन दोनों हैं। ये क्या है आपका, ज्विटर आयन आप बोलिए इसको, या फिर डाइपोलर आयन, शॉर्ट फॉर्म में Di। क्लियर, चलिए ये तो है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में अगर हम बात करें, और ज़्यादा हमने पीएच बढ़ाई, डिसोसिएशन होगा, डीप्रोटोनेशन होगा, अब यहाँ से H प्लस निकलेगा। ठीक है, सेकंड स्टेज में NH3 प्लस CHR C डबल बॉन्ड O माइनस, ये तो पहले से था, यहाँ से H प्लस निकलेगा।
ये बन जाएगा आपके पास NH2 CH R C डबल बॉन्ड O माइनस, साथ में आपके H+ और डिसोसिएशन कांस्टेंट, मान लो इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको दिया है Ka2 दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है आपका Di डाइपोल आयन, ठीक है, डाइपोलर आयन, और ये क्या है आपके पास एनायन, क्लियर है। चलिए अब अगर हम बात करें यहाँ पर Ka के बारे में, Ka1 को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, Ka1 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस Di और इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइपोलर आयन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केटायन, ठीक है। इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम Ka2 को। अगर हम डिफाइन करें Ka2 तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइपोलर आयन, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे की कहानी बात करते हैं। चलिए तो देखिए K1 आ गया, K2 आ गया। हम क्या करते जा रहे हैं, हमने क्या लिया, सबसे पहले एमिनो एसिड लिया, उसका एक्वस सॉल्यूशन लिया, ठीक है, उसमें केटायन भी प्रेजेंट रहेंगे और आपका एनायन भी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, सॉल्यूशन की पीएच के हिसाब से। लोअर पीएच पर K1, फिर जैसे जैसे हम पीएच बढ़ाते जाएंगे K2, और आपके पास आपने क्या अप्लाई करके रखा है वहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो केटायन या फिर एनायन, उनका क्या होगा, मूवमेंट होगा या फिर माइग्रेशन होगा। अब अगर आपका केटायन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो आपका केटायन मूवमेंट करेगा, अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रही, आपका एसिडिक सॉल्यूशन रहा, तो सब क्या है, प्रोटोनेट होके रहेंगे, ठीक है, मतलब केटायन के फॉर्म में रहेंगे, तो केटायन का माइग्रेशन होगा। जैसे जैसे पीएच कम होती जाएगी, मतलब पीएच आप बढ़ाते जाओगे, H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी, एनायंस बढ़ते जाएंगे, तो उसके बाद में माइग्रेशन किसका होना स्टार्ट हो जाएगा, एनायंस का स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर है। इसका मतलब पहले केटायंस का क्या होगा, माइग्रेशन, उसके बाद धीरे 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 केटायंस का माइग्रेशन कम होगा, क्यों, क्योंकि आप पीएच क्या करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद में लास्ट में किसका माइग्रेशन होगा, आपका एनायन का माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर इफ एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर केटायन और एनायन का अगर हम कॉन्सेंट्रेशन सेम मान लें, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केटायन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन, अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो Ka1 और Ka2 को हम क्या कर सकते हैं, आपस में रिलेट कर सकते हैं। कैसे, Ka1 इंटू Ka2 में करता हूँ, Ka1 इंटू Ka2, ठीक है, Di इंटू H अपॉन केटायन, एनायन इंटू H अपॉन Di, तो Di से तो Di आपका कैंसिल हो जाएगा, H+ एक यहाँ पर है, एक प्लस यहाँ पर हो, यहाँ हो जाएगा आपका H+ का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एनायन है, यहाँ पे केटायन है, अब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम है तो इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम H+ निकाल सकते हैं, H+ की वैल्यू आएगी आपके पास √ओवर Ka1 इंटू Ka2, ठीक है। और अगर हम pH निकालें तो pH क्या होता है आपके पास, आपको पता होगा, pH इज इक्वल टू माइनस log H+, ठीक है। तो pH अगर हम निकालेंगे तो pH की वैल्यू आएगी आपके पास हाफ, क्योंकि ये पावर में जाएगा, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, पावर 1/2, ठीक है। तो मैं पहले क्या ले रहा हूँ, log ले रहा हूँ, उसके बाद उसको क्या करूँगा, माइनस करूँगा, ठीक है। तो pH के लिखूँगा तो क्या आएगा, हाफ इंटू P Ka1 प्लस P Ka2,
तो ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला आएगा किसके लिए, पीएच फाइंड आउट करने के लिए। तो बात ऐसी है कि स्टार्टिंग में आपने लो पीएच ली, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन एसिडिक था, आपके आयंस क्या थे, प्रोटोनेट थे, H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, केटाइन फॉर्म ज़्यादा थी, तो जो माइग्रेशन होगा वो किसका होगा, केटाइंस का होगा। धीरे धीरे आपने क्या किया, पीएच की वैल्यू बढ़ाते गए, ठीक है, केटाइंस का नंबर धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि पीएच की सॉल्यूशन बढ़ रही है मतलब H+ की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, मतलब प्रोटोनेशन कम होगा, ठीक है, तो केटाइंस का नंबर्स भी धीरे धीरे कम होगा, तो मूवमेंट भी कम होगा। उसके बाद एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब केटाइन का कॉन्सेंट्रेशन और एनायन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है, एक पीएच, और वो पीएच है ये। इस पीएच पर केटाइन का कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल है, एनायन का कॉन्सेंट्रेशन पर। इसका मतलब ये है कि आपका जो केटाइंस और एनायंस प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, उसका माइग्रेशन जो है वो रुक जाएगा, उसका माइग्रेशन अब नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि केटाइंस और एनायंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। अब उसके बाद अगर आप पीएच बढ़ाते हो, ठीक है, तो फिर से क्या होगा, आपका H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा, और फिर जो मूवमेंट होगा वो किसका स्टार्ट हो जाएगा, एनायंस का होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले केटाइन का मूवमेंट होगा, फिर आपका क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा या एक पीएच ऐसी आएगी जब केटाइन और एनायन का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगा, आपका जो भी आयंस है वो रुक जाएंगे, उनका माइग्रेशन नहीं होगा। उसके बाद पीएच और आप बढ़ाते जाओ, उसके बाद माइग्रेशन स्टार्ट होना किसका स्टार्ट हो जाएगा, एनायंस का, ठीक है। तो वो जो पॉइंट होता है या वो जो पीएच होती है उसे हम बोलते हैं पीआई। क्या बोलते हैं, पीआई। और पीआई स्टैंड्स फॉर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। पीआई को हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, दैट इज पीआई। शॉर्ट फॉर्म में इसे क्या बोला जाता है, पीआई, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, पीआई। तो पीआई क्या होता है, पीआई को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ पीएच। हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ पीएच, वैल्यू ऑफ पीएच at which the concentration of cation is equal to concentration of anion, and the migration of anion, the migration of cations and anions is stopped, yeah, anions will stop। उस कंडीशन पर या वो पीएच जहाँ पर आपके केटाइन और एनायन का मूवमेंट क्या हो जाता है, माइग्रेशन स्टॉप हो जाता है, वो जो पीएच होती है उसे हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से पहले कौन मूवमेंट कर रहा था, केटाइन। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर दोनों का नेट माइग्रेशन जीरो, कोई मूवमेंट नहीं होगा। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या उस पीएच के आगे कौन मूवमेंट करेगा, एनायन, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्वेश्चंस इसी के ऊपर ऐसे ही पूछे जाते हैं, आपको क्वेश्चन दे देगा, उसके लिए आपको पीआई या पीएच की वैल्यू निकालनी रहेगी। PKA1 दे देगा, PKA2 दे देगा, तो इस फॉर्मूले से आप पीएच या पीआई की वैल्यू आप निकाल लोगे। और मान लो पीएच की वैल्यू आती है 6, तो वो पूछ रहेगा क्वेश्चन में कि pH इक्वल टू 4 पर मूवमेंट किसका होगा, केटाइन का या एनायन का। तो अगर आपके पीआई की वैल्यू 6 आई है तो पीएच उससे कम पे किसका मूवमेंट होगा, केटाइन का, और उससे ज़्यादा पर एनायन का। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए एक बार आप क्या कीजिए, इन सबको नोट कीजिए। जैसे इसके ऊपर अगर हम क्वेश्चन करें छोटा सा,
जैसे कोई क्वेश्चन है उसमें आपको pKa1 की वैल्यू दी हुई है NH2CHR C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसके लिए इस अमीनो एसिड के लिए Ka1 की वैल्यू दी हुई है 10⁻⁻7 और Ka2 की वैल्यू दी हुई है 10⁻⁹, ठीक है। तो Ka1 की वैल्यू के हिसाब से हम pKa1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 7, और pKa2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 9। यहाँ से हम Pi या फिर pH की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज हाफ इंटू 7 + 9 दैट इज 8, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये है कि मान लो ये स्केल है 0 से 14 तक, ठीक है, pH स्केल, यहाँ पे आपका है 8। तो इस पॉइंट पर, इस pH पर आपके जो कैटाइंस है C+, उसका कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल होगा, आपके A- दैट इज एनायन के। पहली बात तो ये, ठीक है। अब अगर इससे पहले वाले या तो Pi पूछ लेगा, ठीक है। Pi नहीं पूछता है तो ऐसा पूछ सकता है कि pH = 6 पर माइग्रेशन किसका होगा, नेट माइग्रेशन। तो किसका होगा, कैटायन का होगा, क्योंकि कैटायन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है किससे, एनायन से। माइग्रेशन ऑफ कैटायन, माइग्रेशन ऑफ कैटायन विल अकर, ठीक है। यहाँ पर रुक जाएंगे, किसी का माइग्रेशन नहीं होगा। इस कंडीशन पर 8 से ज़्यादा pH पर एनायन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो ज़्यादा होगी किससे, कैटायन से, ठीक है। और माइग्रेशन किसका स्टार्ट होगा, एनायन का। माइग्रेशन ऑफ एनायन विल अकर, क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, क्लियर है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम इसी से रिलेटेड और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। यहाँ पे तो क्या था, आपके पास एक बेसिक ग्रुप था और एक एसिडिक ग्रुप था, दोनों एक एक थे, सिंगल थे, ठीक है। तो इसलिए आपने 2 डिसोसिएशन कांस्टेंट आपके काम में आए, ठीक है, और उससे आपने वैल्यू सोल्व कर ली, ठीक है। क्या हो अगर आपके पास इससे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, मतलब आपका सॉल्यूशन या तो एसिडिक हो या फिर बेसिक हो। तो एसिडिक अमीनो एसिड कब होगा, जब C डबल बॉन्ड OH का नंबर क्या जिससे ज़्यादा होगा, NH2 से, तो एसिडिक सॉल्यूशन या एसिडिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड कब होगा, जब NH2 का नंबर ज़्यादा होगा किससे, C डबल बॉन्ड OH से। तो पहले हम बात करते हैं किसके लिए, एसिडिक अमीनो एसिड्स के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर हम कैसे अप्लाई करते हैं या कैसे Pi की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड्स, ठीक है। एसिडिक अमीनो एसिड्स के लिए हम बात करते हैं, ठीक है। तो C NH2 CH R CH2 C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये ग्रुप मान लो आपको दिया हुआ है, ठीक है, NH2 CH2, क्लियर है। चलिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं हम। CH2 CH C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, CH2 C डबल बॉन्ड OH। इस तरह से अगर हम इसको लिखें या रीअरेंज करें, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर एसिडिक नंबर ज़्यादा है, एसिड्स का नंबर ज़्यादा है और बेस का कम है। इसका मतलब ये कौन सा आपका अमीनो एसिड है, एसिडिक अमीनो एसिड, पहली बात, ठीक है। इसके लिए हम बात करते हैं एट लो pH। लो pH पर फिर से वही कहानी है आपकी, ठीक है। सब प्रोटोनेट फॉर्म में रहेंगे। किस फॉर्म में रहेंगे, ये जो है NH3+ की फॉर्म में रहेगा, CH2 CH COOH, ये भी प्रोटोनेट रहेगा,
CH2 COOH, ये भी आपके प्रोटोनेट फॉर्म में रहेगा, ठीक है, मतलब केटायनिक फॉर्म में है। जैसे जैसे हम pH बढ़ाते जाएंगे डीप्रोटोनेशन होता जाएगा, H+ निकलेगा। अब H+ पहले कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, ठीक है। तो NH3+ CH2 CH C डबल बॉन्ड OH CH2 C डबल बॉन्ड O- H+, इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट आपका K1 दे दिया, ठीक है। केटायन था, केटायन और एनायन, ये क्या बन चुका आपके डाइपोलर आयन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डाइपोलर आयन है NH3+ CH2 CH COOH CH2 C डबल बॉन्ड O-, ठीक है। डीप्रोटोनेशन होगा। अब H+ कहाँ से निकलेगा, एक और एसिड बचा हुआ है तो यहीं से निकलेगा, NH3+ CH2 CH C डबल बॉन्ड O-, CH2 C डबल बॉन्ड O-, H+, इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट K2 लिख लिया हमने, ठीक है। ये क्या था आपके पास डाइपोलर आयन, और इससे क्या बना है आपके पास प्लस माइनस, ये तो कैंसिल, यहाँ पे एनायन बन जाएगा आपके पास, क्लियर है। थर्ड स्टेप में अगर हम बात करें NH3+ CH2 CH C डबल बॉन्ड O-, CH2 COO-, ठीक है। अब डीप्रोटोनेशन होगा, H+ कहाँ से जाएगा, यहाँ से, ठीक है। क्या बनेगा आपके पास NH2 CH2 CH COO-, CH2 COO-, H+, इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया K3, क्लियर है। ये था आपके पास एनायन, और ये है आपके पास माइनस माइनस एनायन, ठीक है। एनायन ही रहेगा क्योंकि एनायन ही प्रेजेंट है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी आपका क्या प्रेजेंट है, एनायन ही प्रेजेंट है, ठीक है। और डाई एनायन है वो, ठीक है, 2 एनायन है उसके पास, तो हम इसे डाई एनायन बोल सकते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है, क्लियर। तो देखिए हम निकालते हैं पीएच या पीआई। पीआई क्या होती है, ऐसी पीएच जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केटायन और एनायन की सेम होती है। हम केटायन और एनायन के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो केटायन और एनायन वाली ही जो स्टेप है वही हमारे काम की है, बाकी कोई स्टेप अपने काम की नहीं है, ठीक है। केटायन कहाँ प्रेजेंट है, आपकी यहाँ पर, तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K1, ये अपने काम में आएगा, पहली बात। दूसरी बात, एनायन कहाँ प्रेजेंट है, एनायन यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे डाई एनायन है, इसको नहीं लेंगे हम, ठीक है। जहाँ पे फर्स्ट एनायन आ रहा है वहीं लेंगे हम, जहाँ पे एनायन है वहाँ का डिसोसिएशन कांस्टेंट हम काम में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ के लिए हम जो काम में लेंगे फॉर्मूला, दैट इज हाफ pKa1 प्लस हाफ pKa2, सिंपल। वो डिसोसिएशन कांस्टेंट काम में लेंगे जहाँ पर आपका केटायन और एनायन का क्या हो, इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है। बाकी का हम काम में नहीं लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए ये किसके लिए था, आपके एसिडिक एमिनो एसिड्स के लिए। अगर हम बात करें किसके लिए, बेसिक एमिनो एसिड्स के लिए, उसमें पीआई हम कैसे निकालते हैं, तो एक बार आप नोट कर लीजिए इसे, फिर हम बेसिक के लिए बात कर लेते हैं। चलिए बेसिक के लिए अगर हम बात करें, मैं थोड़ा इसी में मूवमेंट चेंज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। NH2 CH2 CH बेसिक ग्रुप है, मतलब NH2 का नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा, COOH, ठीक है।
दो बेसिक ग्रुप रहेंगे, एक आपका क्या रहेगा, एसिड रहेगा। तो बेसिक एमिनो एसिड, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एट लो पीएच हम बात करें तो ये भी प्रोटोनेट रहेगा और ये भी आपका क्या रहेगा, प्रोटोनेट रहेगा। CH2 NH3 प्लस प्रोटोनेट रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। पहले मैं लिख लेता हूँ, आप बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है। ये केटाइन ही रहेगा, ठीक है, डाई केटाइन। यहाँ अगर हम बात करें H प्लस निकलेगा तो इस एसिड से ही पहले निकलेगा, ठीक है। तो NH3CH2 CH, यहाँ आ जाएगा आपके पास NH3 प्लस और यहाँ से आपका एनायन फॉर्म हो जाएगा C डबल बॉन्ड माइनस H प्लस और Ka1, ठीक है। ये फर्स्ट के लिए हो चुका है आपके पास और ये क्या बनेगा आपके पास, केटाइन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें वही केटाइन NH3CH2 CH, C डबल बॉन्ड OH की जगह आ जाएगा आपके पास NH3 प्लस और ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड माइनस, ठीक है। अब एक H प्लस और निकलेगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो CH3CH, यहाँ आ जाएगा NH2 और ये बन जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड माइनस H प्लस Ka2, ठीक है, C डबल बॉन्ड माइनस प्लस प्लस माइनस, ये आपका क्या है, केटाइन है, ठीक है, प्लस माइनस, ये आपका कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पर, ठीक है। H प्लस K2 हो गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो था ही सी, यहाँ से H प्लस निकला आपके, ये NH2 बन गया, ठीक है, सिंपल। थर्ड हम बात करें NH3 CH2 CH, यहाँ आ जाएगा आपके पास NH2, ये आ जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड माइनस, ठीक है। यहाँ से H प्लस अब कहाँ से निकलेगा, यहीं से निकलेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 CH2 CH, ये आएगा आपके पास NH2 और C डबल बॉन्ड माइनस, दैट इज एनायन के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम वही स्टेप काम में लेंगे जो हमने पहले ली थी, कौन सी वाली, जहाँ पर केटाइन और एनायन होते हैं, ठीक है। तो केटाइन आपका कहाँ, यहाँ डाई केटाइन है, ये नहीं लेंगे, केटाइन आपका यहाँ पर है, तो ये वाला डिसोसिएशन कांस्टेंट काम में लेंगे और एनायन आपका कहाँ है, इस स्टेप में है, तो ये दोनों हम डिसोसिएशन कांस्टेंट हम काम में लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो पी की वैल्यू है वो क्या आएगी, हाफ PK2 प्लस PK3, सिंपल, क्लियर है। बेसिक एमिनो एसिड जहाँ पर बेसिक ग्रुप ज़्यादा हो, सबसे पहले ये दोनों प्रोटोनेट फॉर्म में रहेंगे लो पीएच पर, ये भी प्रोटोनेट ये भी प्रोटोनेट, H प्लस निकलेगा, जैसे जैसे हम पीएच बढ़ाएंगे प्रोटोनेशन होगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा, एनायन फॉर्म हो गया, ठीक है। सेकेंड स्टेप में फिर डिसोसिएशन होगा, यहाँ से H प्लस निकाल लिया हमने, NH2 बन गया। थर्ड में हमने यहाँ से H प्लस निकाल लिया, ये न्यूट्रल बन गया। अब हम Pi निकालेंगे तो केवल केटाइन और एनायन की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होती है, तो केटाइन यहाँ पे फॉर्म है, यहाँ पे एनायन फॉर्म है, सिंपल, वही डिसोसिएशन कांस्टेंट अपने को काम में लेने हैं, ठीक है। क्योंकि उससे जो पहले केटाइन की वो जो पीएच आएगी उससे पहले कौन आपका डोमिनेट करेगा, डाई केटाइन है, डोमिनेट करेगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम केवल केटाइन और एनायन के बारे में बात करेंगे, वही आपका क्या होता है, पीआई होता है, ठीक है। तो पीआई की वैल्यू हाफ PK2 प्लस PK3 हो जाएगी, क्लियर। ओके, इसे एक बार आप क्या कीजिए, नोट कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड, एमिनो एसिड से रिलेटेड एक और टर्म, दैट इज पेप्टाइड लिंकेज के बारे में, कि पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है।
पेप्टाइड लिंकेज के बारे में बात करते हैं। पेप्टाइड लिंकेज, देखिए अगर हम बात करें पेप्टाइड लिंकेज के लिए तो कुछ एमिनो एसिड्स होते हैं, उनके नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ एमिनो एसिड्स मैं बताता हूँ आपको, देखिए NH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इससे बोला जाता है ग्लाइसिन। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं GLY, ठीक है। NH2 CH, यहाँ पर अगर हम एक मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं C डबल बॉन्ड OH, इसे हम बोलते हैं एलेनाइन। क्या बोलते हैं? एलेनाइन, शॉर्ट फॉर्म में ALA, ठीक है। NH2CH आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दें हमने, ठीक है, मतलब CH CH3 CH3 आइसोप्रोपाइल ग्रुप। C डबल बॉन्ड OH, इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, आपको शायद और समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। CH3 CH3H आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। इसको बोलते हैं वैलिन, VAL शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, वैलिन। नेक्स्ट अगर हम बात करें NH2 CH CH CH3 CH3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास? आइसोब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। CH2 क्लियर, C डबल बॉन्ड OH, इसको हम बोलते हैं ल्यूसीन, शॉर्ट फॉर्म में LEU इसे बोला जाता है, ल्यूसीन, ठीक है। एक और अगर हम बात करें NH2 CH CH CH3 CH2 CH3, ठीक है। ये क्या है आपके पास? सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे क्या होता है? R होता है, ठीक है ना। CH एक तरफ H एक तरफ R, तो हम क्या कर रहे हैं? R ग्रुप में सबको क्या कर रहे हैं? रिप्लेस करते जा रहे हैं, तो आपके पास एक नया एमिनो एसिड फॉर्म होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ सबसे पहले हमने H की जगह क्या लिया? R लिया, मतलब R की जगह क्या लिया? H लिया, तो ये CH2 हो गया, ठीक है। ग्लाइसिन, ये था आपके पास ल्यूसीन, ये हो जाएगा आपके पास आइसोल्यूसीन, ठीक है। ILEU, इसका शॉर्ट फॉर्म में ILEU, ठीक है। तो ये कुछ एमिनो एसिड्स हैं जिनके नाम आपको थोड़ा ध्यान रखने पड़ेंगे, कभी मान लो क्वेश्चन आ जाए तो पता तो होना चाहिए, हाँ भाई ये एमिनो एसिड है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, ठीक है। पेप्टाइड लिंकेज के लिए क्या है कि मान लो आपने एक तो लिया ग्लाइसिन और एक लिया आपने एलेनाइन, ठीक है। तो ग्लाइसिन दैट इज NH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। एक लिया आपने एलेनाइन दैट इज NH2 CH CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अगर ये मोनोमर और ये दो मोनोमर आपस में कंबाइन होते हैं तो NH2 को मैं यहाँ से लिखूँ, यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक C डबल बॉन्ड OH से OH अगर माइनस होता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल माइनस होता है, तो आपके पास यूनिट बनेगी दैट इज NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है।
इसको बोला जाता है डाइपेप्टाइड। क्या बोला जाता है? डाइपेप्टाइड। C डबल मोनो NH। इसे बोला जाता है पेप्टाइड लिंकेज। क्या बोला जाता है? पेप्टाइड लिंकेज। तो पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म होता है कब? जब आपके दो मोनोमर्स या दो एमिनो एसिड्स आपस में मिलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, तो जो लिंक फॉर्म होता है दोनों के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं? आपका पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, और यहाँ पे दो मोनोमर काम में आ रहे हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं आपका डाइपेप्टाइड। क्लियर है? चलिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, उससे बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, एक बार आप क्या कीजिए, इन सबको वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। जैसे क्वेश्चन आए, मान लो चलिए, तो देखिए ये क्वेश्चंस मैंने आपको लिखवाए हैं। ठीक है, उसी से आगे आपको इनको नोट करना है। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था, इस वजह से क्वेश्चंस आपके पहले ही किए हुए हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है G और A, ग्लाइसिन और एलेनाइन। ठीक है, दो यूनिट दी हुई है। क्वेश्चन पूछा गया हाउ मैनी डाइपेप्टाइड्स आर पॉसिबल इफ रिपीटेशन इज अलाउ। अगर रिपीटेशन को अलाउ किया जा सकता है तो इन दोनों को मिला के आप कितने डाइपेप्टाइड फॉर्म कर सकते हो? इस तरीके से, जैसे हमने इसको और इसको मिलाया तो आपका एक डाइपेप्टाइड फॉर्म हो गया। तो ऐसे कितने आप फॉर्म कर सकते हो? रिपीटेशन को अलाउ किया गया है। ठीक है, तो एक तो आप G और A ये बना सकते हो, एक A और G इससे बना सकते हो, G और G इससे बना सकते हो, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ किया गया है। ठीक है, तो और एक और A इससे आप डाइपेप्टाइड फॉर्म कर सकते हो। तो टोटल आप 4 तरीके से डाइपेप्टाइड फॉर्म कर सकते हो। अब आप सोच सकते हो कि मान लो ये और ये सेम है, तो ऐसा नहीं है। G और A और G आपका डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपका G और क्या है? A है। ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो A पहले होगा और G बाद में होगा, तो A का OH काम में आएगा और G का H काम में आएगा, तो उनसे आपका लिंकेज जो बनेगा वो डिफरेंट बनेगा। यहाँ पर G का OH काम में आ रहा है और A का H काम में आ रहा है, तो इससे जो लिंकेज बन रहा है वो डिफरेंट है, तो दोनों आपके डिफरेंट में काउंट होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मान लो आपको दिया गया है। अब यहाँ पे दो मोनोमेरिक यूनिट थी, हमने एक और बढ़ा दी, तो GAV हो गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया हाउ मैनी ट्राइपेप्टाइड्स आर पॉसिबल। ट्राइपेप्टाइड मतलब एक यूनिट आपकी और यहाँ ऐड कर दो आप। ठीक है, तो 3 मोनोमर हो जाएंगे, तो कितने आपके ट्राइपेप्टाइड फॉर्म हो सकते हैं? रिपीटेशन पॉसिबल नहीं है, अलाउ नहीं किया गया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक को फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, बाकी दो को चेंज कर लिया, AV और VA। दो तो इससे बन सकते हैं ट्राइपेप्टाइड। ट्राइपेप्टाइड मतलब आपको तीनों मोनोमर यूनिट को काम में लेना है। ठीक है, इसलिए हमने तीनों को काम में लिया है। अगर मान लो यहाँ डाइपेप्टाइड होता तो आपको दो ही यूनिट को काम में लेना पड़ता, दो ही मोनोमर को काम में लेना पड़ता, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट में हमने क्या किया, एक को कांस्टेंट कर लिया, बाकी दो को चेंज कर लिया, VG और GV। लास्ट में हमने V को कांस्टेंट कर लिया और AG और GA इसको आपस में चेंज कर लिया। तो टोटल कितने आप ट्राइपेप्टाइड फॉर्म कर सकते हो? 6। ठीक है, अब मान लो इसको एक बार आप पॉज करके नोट कीजिए। ठीक है, अब मान लो आपको यहाँ ट्राई की जगह दे दिया जाए डाइपेप्टाइड, तो डाइपेप्टाइड में आपको अब दो ही यूनिट को काम में लेना है, दो ही मोनोमर, यहाँ पे 3 काम में ली हुई है। ठीक है, तो डाइपेप्टाइड में क्या होगा, दो ही मोनोमेरिक यूनिट काम में आएगी। जैसे हमने फर्स्ट ले लिया G और A को, सेकंड हो जाएगा A और G। ठीक है, क्योंकि इससे डाइपेप्टाइड बनेगा। एक और मोनोमेरिक यूनिट आपने ले ली तो वो तो ट्राइपेप्टाइड बन जाएगा। ठीक है, थर्ड G और V को काम में ले सकते हो, फोर्थ V और G ये हो जाएगा। फिफ्थ अगर हम देखें A और V हो जाएगा, और 6 हो जाएगा आपका V और A। तो यहाँ पर भी आप टोटल कितने 6 डाइपेप्टाइड्स फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चंस इस पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आई एम श्योर आप कर लोगे, क्योंकि इजी है, उतना टफ नहीं है। क्लियर है? चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए।
ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की किसके बारे में, एमिनो एसिड्स के बारे में, न्यूट्रल, एसिडिक और एसिडिक। ठीक है, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस देखा और पीआई की वैल्यू फाइंड आउट की। पीआई क्या है आपका, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, वो पीएच जहाँ पर केटायन और एनायन का मूवमेंट या कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, सेम हो जाती है और मूवमेंट स्टॉप हो जाता है, उस पीएच को हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। उससे पहले केटायन का मूवमेंट होता है और उसके बाद एनायन का मूवमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हमने न्यूट्रल एमिनो एसिड्स के लिए देख लिया था, पीए का वैल्यू क्या होता है, हाफ PKA1 प्लस PKA2। क्लियर है। अगर आपका एसिडिक हो एमिनो एसिड तो क्या होगा, तो आप क्या सिंपल कीजिए, जो स्टार्टिंग की जो दो यूनिट हैं उनका K1 और K2 उनका एवरेज ले लीजिए, हाफ PKA1 प्लस PKA2, उससे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपका बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक एमिनो एसिड है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, जो लास्ट वाली दो यूनिट है उनका K1 और K2 जो भी लास्ट वाली है उनका एवरेज ले लीजिए, हाफ PKA2 प्लस PKA3, उसका एवरेज कर दीजिए आप, आपका आंसर आ जाएगा उससे। ठीक है, लास्ट में हमने बात की पेप्टाइड लिंकेज के बारे में, छोटा सा टॉपिक है बट क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो 5-6 मैंने आपको नाम बताए, उन एमिनो एसिड्स के नाम याद रखने की कोशिश करना। ठीक है ना, सब सीरियल वाइज ही हैं तो आपको याद रखने में आसानी रहेगी। ठीक है, GAVLE, GAVLE, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, LI। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है, आप ध्यान रखने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ये क्या होगा, आपके पास ग्लाइसिन हो जाएगा, एलेनाइन हो जाएगा, वेलिन हो जाएगा, ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो। इसके अलावा कितने डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड फॉर्म हो सकते हैं उसके बारे में हमने बात की, और पेप्टाइड लिंकेज कितने फॉर्म हो सकते हैं वो भी हमने बात की। अगर ट्राइपेप्टाइड होंगे तो एक और लिंकेज यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो 2 लिंकेज आपके पास फॉर्म हो जाएंगे। टेट्रापेप्टाइड होगा तो एक कम, मतलब 3 आपके पास पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म हो जाएंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। क्लियर है। चलिए, तो मेरी तरफ से आपका ये चैप्टर क्या है, कंप्लीट है, फिनिश है। अब आपको एक ही काम करना है जो आप हर बार करते हो, क्या, बिल्कुल NCERT से आपको इसको रिवीजन जरूर करना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि NCERT पढ़ने से कुछ भी अगर छूटा हुआ टॉपिक रहता है, क्योंकि उसमें डिटेल्स में दिया हुआ रहता है, ठीक है, तो आपको उसको पढ़ने से थोड़ी सी और क्लियरिटी आ जाएगी इस चैप्टर के रिगार्डिंग। ठीक है, तो कुछ भी अगर छूटा हुआ रहेगा तो वो आप उससे समझ सकते हो अच्छे तरीके से। ठीक है, तो एक बार आपको NCERT ज़रूर पढ़नी है। क्लियर है, बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। क्लियर है। चलिए, आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं और मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।